Hello, good morning, good afternoon, and good evening, everyone, and welcome to the webinar on implementing legal mechanism for securing minority rights, hosted by South Asia Research Institute for Minorities. Today, we honor the enduring legacy of Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar, a visionary leader whose commitment to social justice and empowerment of marginalized communities continues to inspire us today. Our focus will be on the significance of implementing legal mechanisms at the state level to safeguard minority rights. I'm Furqan Ahmed, and today I'll have the honor to host this webinar today. We are joined by esteemed legal experts, activists, and community leaders. Before we begin, I'll just remind you today that today's session will be recorded and will be available for later viewing on our YouTube channel and our website. Please be reminded that each speaker will share their insights for about 7 to 8 minutes. Once again, we are truly privileged to have with us today an esteemed panel of speakers who are distinguished figures in the fields of activism, academia, and law. Firstly, I would like to welcome on behalf of SAREM, Mr. Bhavar Megvanshi, an award-winning writer, journalist, and social activist from India, whose work has been instrumental to fight for human rights and minority rights. Next, we have Dr. Lenin Raghuvanshi, who is the founder and CEO of People's Vigilance Committee on Human Rights, a tireless advocate for Dalit rights and esteemed human rights activist. Later on, we will be joining by Sujata Surpale, who is a professor and dean faculty of social sciences at Satwana University, India, who is also an activist and academician. She brings a wealth of knowledge and experience to our dialogue. Once again, I would like to express our gratitude to our esteemed panelists. So मैं इसको दोनों भाषाओं में दोनों ज़बानों में रखूंगा. I will start off with our first guest today, Mr. Bhavar Megvanshi. Please sir, फ्लोर आपका है, आप स्टार्ट करें आपके विचार आज के वेबिनार के हवाले से. Thank you very much, फुरकान साहब. साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मौका बनाया. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के इस मौके पर मैं आप सब लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं. भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने जो कुछ किया यहाँ की अक़लियत के लिए, यहाँ के हाशिए के तबकों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, दलितों के लिए और तमाम लोगों के लिए, वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल बात है. और इस मौके पर हम उन सब चीजों को भी याद करते हैं. आपने एक बहुत ही मौजू सब्जेक्ट पर आज की सेमिनार को रखा और जो हमारे और पैनलिस्ट हैं भारत से, डॉक्टर लेलिन रघुवंशी जी और सुजाता सूर्यपल्ली जी, दोनों का जो काम है, दोनों का विचार है, वो भी अपने आप में अद्भुत है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन सब चीजों के लिए लगाया है. तो उनके साथ ये बातचीत करने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ. जैसा कि भारत के संविधान के निर्माण को हम देखते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में हमको बहुत साफ तौर पे नजर आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो सोच था वो बहुत साफ तौर पर जो कमजोर वर्ग थे, जो चाहे संख्या में कम थे, वो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी थी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थी, उन सब के बारे में उनका बहुत साफ तौर पे एक दृष्टिकोण था. और इसलिए अगर आप संविधान को देखते हैं तो उसका पहला पन्ना जब आप खोलते हैं, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उस उद्देशिका में बहुत साफ तौर पे जो 4 सार्वभौमिक मूल्य निर्धारित हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन चारों चीजों को सारे भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया. उसमें किसी प्रकार की जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म, लिंग या भाषा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव उसमें नहीं रखा गया. इसके अलावा भी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया गया वो भी सबके लिए सुनिश्चित किया गया और अवसरों की समानता की बात कही गई और सबके लिए गरिमा और प्रतिष्ठा की बात कही गई. और वो जब आगे हम चलते हैं, संविधान का जब हम सफर करते हैं, तो हमको साफ तौर पे दिखता भी है जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं. वो चाहे लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे जीने का अधिकार हो, शिक्षा पाने का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो,
तमाम तरह के जो हक हकूक निर्धारित किए गए, उसमें किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं था कि ये किसी के लिए होंगे और ये किसी के लिए नहीं होंगे। जैसे राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया या राजनीतिक बराबरी सुनिश्चित की गई, तो ये एक वोट का एक मूल्य और एक व्यक्ति का सिद्धांत दिया गया कि सब लोगों को एक वोट का अधिकार होगा और वो समान रूप से गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई जागीरदार है तो उसको एक वोट उसका 5 गिना जाएगा, और कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है तो उसके लिए ज्यादा वोट गिना जाएगा, या कोई आईएएस है तो उसका ज्यादा गिना जाएगा। ऐसा नहीं है। एक गरीब इंसान जो बिल्कुल सड़क पे है और बेघर इंसान है, उसके वोट का भी वही मूल्य होगा जो इस देश के राष्ट्रपति के वोट का मूल्य होगा। तो ये एक तरह का राजनीतिक बराबरी की चीज हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सौंपते वक्त 26 नवंबर 1949 को एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शन वाले उसमें जा रहे हैं जहां पर हम राजनीतिक रूप से बराबर होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर हमारी घेर बराबरी रही तो कितना भी बढ़िया संविधान क्यों नहीं हो, उसका कोई मायने नहीं रहता है, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहता है जब तक कि लोग बराबर नहीं होते हैं। तो ये जो बराबरी की बात है, बार बार जो समानता की, समता की बात है, बराबरी की बात है, वो भारत के संविधान में साफ तौर पे आपको दिखाई देती है। और वो चाहे फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हो, और भी जो अधिकार आगे अलग अलग धाराओं में जो दिए गए, उसमें भी हमें साफ नजर आता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति भारत की संविधान सभा की चिंता जो थी वो बहुत साफ तौर पे थी। खास तौर पे क्योंकि हम एक ऐसे समय में एक ब्रिटिश इंडिया से हम बाद में 2 देश बने, और एक ऐसा माहौल था जहां पर दोनों तरफ काफी कुछ कटुता थी और कई चीजें थी। ऐसे मौके पर जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय था, उनके अधिकारों की रक्षा करना भारत के संविधान का बहुत बड़ा दायित्व था, और एक बड़ी चुनौती भी थी, बड़ा चैलेंज भी था। जो माहौल था उसमें यह सुनिश्चित करना कि माइनॉरिटी के हक बने रहेंगे और वैसे ही रहेंगे, और न केवल वो हक बने रहेंगे बल्कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें उनके रिलीजियस एजुकेशन दिया जाएगा, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, उनके अपने जो कस्टम्स हैं, उनके अपने रीति रिवाज है और चीजें हैं, उसको वो मान सकेंगे, वो उसका पालन कर सकेंगे। मुझे लगता है कि संविधान ने इन सब चीजों को सुनिश्चित किया, और काफी कुछ उस दिशा में हम इस देश के रूप में आगे बढ़े हैं। ये अलग चीज है कि जो कुछ संविधान में लिखा गया, जो आइन में लिखा गया, वो कितना धरातल पर उतरा या नहीं उतरा, वो एक अलग बात है और उस पर बहस हो सकती है। लेकिन संविधान निर्माता की हैसियत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तरफ से और अपने सहयोगियों की तरफ से कोई कमी नहीं रखी कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक को अलग तरीके से नहीं देखे, किसी भी नागरिक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे और सबको समान अधिकार दें। और वही समान अधिकार भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों को भी दिए गए। हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 में आई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जो 2007 में आई, और अमिताभ कुंडू रिपोर्ट जो कि 2014 में आई, ये सारी रिपोर्टें कहती हैं कि अल्पसंख्यकों की स्थिति जो है भारत में वो काफी हद तक कमजोर हुई है और उनका प्रतिनिधित्व घटा है, उनकी सारी चीजें कम हुई है। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि अब जो सत्ताधारी जमात है यहाँ देश में, वो एक प्रदेश में 2017 के चुनाव में, जहां से डॉक्टर ललिन रघुवंशी आते हैं, वह एक भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देकर के भी बहुमत से सत्ता बनाती हैं। और जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो विधान लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटी का और खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का, वो निरंतर कम होते होते अभी वर्तमान लोकसभा में हमारे पास केवल 23 माइनॉरिटी के सांसद हैं, जबकि भारत में मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 14% है। तो निश्चित रूप से ये जो डिक्लाइन है ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और हम उस पर सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में राष्ट्रवाद के संदर्भ में बात करते हुए बहुत साफ तौर पे कहा, तब हम एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया थे और तब उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए जो बात कही, आज हम उस खतरे को, उस चुनौती को देख रहे हैं हमारे यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर उस समय कहते हैं कि ये भारत के अल्पसंख्यकों का दुर्भाग्य है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया सिद्धांत गढ़ा है, जिसे अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप शासन करने का बहुसंख्यकों का देवी अधिकार कहा जा सकता है। सत्ता में भागीदारी के अल्पसंख्यकों के किसी भी दावे को सांप्रदायिक बता दिया जाता है, जबकि समस्त शक्ति पर बहुसंख्यकों के एकाधिकार को राष्ट्रवाद बता दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में संविधान सभा में यह भी कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकार
पूर्ण अधिकार होने चाहिए, वो कटे हुए आधे अधूरे अधिकार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने निष्ठापूर्वक बहुमत के शासन को स्वीकार कर लिया है, जो मूल रूप से सांप्रदायिक बहुमत है, न कि राजनीतिक बहुमत। ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने के अपने कर्तव्य को समझे। ये अब सवाल है हम सब पर कि क्या बहुसंख्यक भारतीयों ने अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है, या वे बहुमत के नाम पर बहुसंख्यकवाद थोपने में लगे हुए हैं। जो मेजिटोरियनिज्म जो आ रहा है एक तरह का, उसको लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति की उम्मीद डॉक्टर अम्बेडकर ने और भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं की होगी जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और तमाम वो लोग जो कि भारत के संविधान को मानते हैं और ये मानते हैं कि चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का जो भारत का नागरिक है, उसके समान अधिकार होने चाहिए, वो सुनिश्चित होने चाहिए, उसके तरफ जो संघर्ष है वो हम सबका जारी है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भंवर मेघवंशी साहिब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो तारीख के पहलुओं को लिंक किया और जो आजकल चल रहा है भारत में या हमारे पूरे रीजन में द इश्यूज related to minorities and political representation, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बयान किया। So I would now move on to our next speaker. Once again, thank you so much, Dr. Lenin Raghuvanshi, who is the founder and CEO of People's Vigilance Committee on Human Rights. The floor is all yours. Thanks for the to organize this the most important talk and the webinar. Bhavar already described there is a crisis and there is also attack on the different institutions related to the rights of the minority in this country. It is also not only the phenomena in our country, also all over the world. If you look what is happening, and the war and what is happening in Philistine people, the Palestinian people brought to the Israeli people and what the Israel is doing with the Philistine. So it's very alarming all over the world. And the most important thing, Dr. Ambedkar for me is a legend, for the pluralistic democracy based on the rule of law, human dignity, equal opportunity, and the human rights. So that is the most important things. And he is a person who describe and also support the shaman culture. In the Indian subcontinent, there is two types of culture. Both are created by Brahmins and the priests. One is the Brahminical culture, you know, the caste-based and patriarchal society. And another is the shaman culture from the Lokayat. And when the Islam came and Christianity came, they joined, and the whole Sufi movements and the Zen movement like a Kabir and Sikh religions, Jain and all, and Buddhism. And so most important thing in this Saman culture, there's a big fights for many years. If you look also in the Dutch Prajapati and Mahadev, there is a fight between two thought process. So that is also one need to understand. So and we have very old cognitive fights and also the strength of the Vasudhaiva Kutumbakam and the Shastrarth and all. तो जो भंवर जी ने बताया कि वो है देयर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर आप पाके कुरान को देखें, मदीना कॉन्स्टिट्यूशन रसूल ने दो चीजें दी कॉग्निटिव तरीके से, और दूसरी ऋचा में ही एक पाके कुरान में जाते हैं तो इल्म की बात होती है, चीन तक जाने की बात होती है, परंतु देयर इज अ पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन टू रियल रिलीजन, but they believe into the hegemonic masculinity of mind of caste and patriarchy, which is contradicts to the whole spirit of the real religion. What happened? They started to oppose the education of the girls and the few communities and like that. So that is the most important thing. But for the democracy, there is a one basic principle. Democracy is going to map out by only one thing: how you treat your minority. So if you are not treating your minority very well, it means your democracy is in the crisis. So, and we have the rising of fascism, we have the rising of corporate fascism, we have the attack on the institutions, but also just 2 days before, 1 day before, there is a good news. In the UPSC, one of the highest selections process of the bureaucracy of this country, 50 to 51 Muslim candidate came on into that and a very good position. So that is also the spirit of the constitution.
Baba Sahab's spirit, and this constitution provided the opportunity the first time in the history, and I congratulate to those Muslims, Indian citizens, who succeeded in very successfully into the UPSC exam. And and you look there, we need to be understand because we also created big problems like during the India and Pakistan two nations. There is a killing of a lot of people. दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए. उनके साथ किसने रिकॉन्सिलेशन किया? दोनों तरफ दर्द है. जो इधर से गए थे उधर, उधर से जो लोग आए थे इधर, तो दोनों तरफ दर्द है. तो अब ऐसी स्थिति में एक सवाल है कि देयर इज नो रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट, एंड वी नीड टू स्टार्ट द रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट्स because these people are sacrificed, and two nation is the national reality, and after that the Bangladesh. So that is the most important thing to understand. We need to be understand those forces who played only for the hegemonic masculinity, again the spirit of the Shravan culture, real spirit of the Medina constitution. We need to fight back then. And in the whole South Asia, it is one principle. And Indian constitution represent the Medina constitution, represent the Shravan culture of the culture of the subcontinents also. So that is also important to understand. And Dr. Ambedkar is the real legend who brought the all theories and the practice into that. And he also helped to us कि हम भी शैतान से इंसान हो गए. So that is also important to understand, and this type of reconciliation is also important. But most important thing I will tell you, there is a law, there is a crisis, but after all revolutionary transformation, we need to be non-violence, we need to be engaging, inclusive, and also when we are going to fight back against patriarchy, not against the man. पुरुष बात के खिलाफ लड़िए, मतलब मर्दों से मत लड़िए. You are going to fight back the caste system, but not the upper caste people. आप जात व्यवस्था के खिलाफ लड़िए, ऊंची जात के खिलाफ नहीं. You need to fight back to the communalism, because fundamentalism is not big problem. हम fundamentalists हो सकते हैं. कम्युनिस्ट लोग भी अपने फंडामेंटलिज्म दास कैपिटल पे विश्वास करते हैं, तो फंडामेंटलिस्ट होकर जब आप कम्युनल होते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. वी आर गोइंग टू फाइट बैक कम्युनलिज्म एंड फासिज्म, बट नॉट अगेंस्ट द रिलीजन. That is very important to understand. And we need to be why India is so unique in this way after the all crisis. If you look, we are very diverse: atheist, Muslim, Christians, Sikh, Jain, inside Hindu religion and Sanatan, a lot of divides. But after all diversity, we have the unity by the constitution, and this constitution came by our spirit of our culture, Medina constitution, as well as the whole fight of the Indian the independent movements, not the Indian independence, independent movements for you and us against the British colonial states. So that is the most important thing. So I'm very hopeful, and things are changing, like a UPSC elections, and the real democracy is coming. We are very old society, 3,000-year-old society. Caste system is 2,000-year-old, and patriarchy is near about 5,000 years old. So we are the very old society. We are not like the and we don't have any civil wars like the Europes and all. And so the most important thing, we are I'm very positive because things are going into positive way, and there is a crisis because the real democracy is coming. And you look, our prime minister told, अगर बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते भारत का. तो that is the message to the people who is the follower of our prime minister. So they will understand it is impossible to change our constitution, and because that is so much links with our thought process, Vasudha Kutumbakam, Shastrat, and Shravan culture and all. So, and the Sufism and the Naqshbandi thought process. So it is most important thing. I'm very hopeful, and need to be understand if any society and is not going to give the real same thing, and also the protection of the minority, it is not a real democracy. And I'm also thanks to Pakistan, they will give the Hindu Code Bill into the 2016, and in the Sindh, and 2019 in the nations. So I'm congratulates to those forces who are behind that, and so we need to appreciate each other. Also, we are the brothers and sisters, and we are going to create something in the future very differently, and which is a challenging time, but it is changing also. Thank you. Thank you so much, Leninji, for your wonderful thoughts on
our theme today. Unfortunately, Sujata Sahiba ने अभी तक join नहीं किया. We are trying to get in touch with her. Meanwhile, question एक आया है मेरे जहन में दोनों के लिए, whoever wants to answer, कि India being the largest democracy in the world, current situation में आप क्या समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल है, जो उनका थॉट प्रोसेस है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट में आप क्या लगता है कि ये रेलेवेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दी 360 डिग्री अटैक्स ऑन दी माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया? नहीं, हमें लगता है कि आपको अब हमको इस बात में कंफ्यूज करने में नहीं है कि देयर इज इमर्जिंग फासिज्म इन आवर कंट्री. माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स हुए, पहले भी अटैक्स थे, और उसके पीछे बहुत से कॉग्निटिव रीजंस हैं. वी डोंट वांट टू टॉक हियर ओपनली बिकॉज एवरीथिंग वी डोंट वांट टू ब्रिंग इनटू द डिस्कशंस. इंटरनली हमें समझ है हमने क्या मिस्टेक्स किया है इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में और उसके बाद में, और ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट्स ने और लोगों ने क्या खेला है, तो हमको समझ में आ गया है वो. परंतु सवाल है कि हमारे यहाँ भी रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट चल रहा है. कुछ लोगों को 1600 साल की अपनी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है. क्योंकि मैं जिस समुदाय में पैदा होता हूँ, मैं राम जी के खानदान से हूँ, काशी में पैदा हुआ हूँ, गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड. फिर मैं 3 साल इस्लाम पढ़ने गया, तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जो है एथिस्ट लोग भी जो है रिलीजन के खिलाफ बहुत बोलते हैं. रिलीजन का अपना रोल है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एब्स्ट्रैक्ट सेक्युलरिज्म नहीं चलना है जो फ्रांस इज फेसिंग. कंटेक्चुअल सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा. जो है मतलब मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान इज गोइंग इनटू द इस्लामिक डेमोक्रेसी, where is the Medina Constitution is the one of the essence inside, but the communists did not understand. But also the BJP need to be Sanatan Democrat Party, and they will promote the Shraman culture and the Vasudha Kutumbakam and Shastra, that is spirit, and which is not going to contradict our constitution. तो हुआ है अटैक, और विरोध भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और भी चीजें हो रही हैं. सो इट इज अ चर्निंग टाइम. जो रेडिकल थॉट प्रोसेस केवल मतलब आप केवल ये हिंदुत्व में नहीं कर सकते. रेडिकल थॉट प्रोसेस जो हर तरफ है, और आप जब तक उसको डाइवर्स नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे. आप देखिए ना, रसूल जब मक्का फतह किए फिर से, तो उन्होंने, सब लोग डरे थे, कोई किसी से बदला लिया. दैट इज द स्पिरिट. तो ये स्पिरिट को कौन समझता है? तो अगर ये स्पिरिट को और डाइवर्सिटी को अगर हम समझ जाए, तो हमको लगता है कि ये आर्ट है. लाइफ इज आर्ट, लाइफ इज नॉट ए साइंस. तो हम लोग धीरे धीरे आर्ट सीख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि जो डिस्कशन हो रहा है, अब वो डिस्कशन जो है मतलब बहुत एक लेवल के बाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग भी को पता है कि उनका भी थॉट प्रोसेस बदल रहा है. 18 साल पहले जो लोग झंडा नहीं फहराते थे भारत का, अभी वो झंडा फहरा रहे हैं भारत का, भारत को अपना देश मान रहे हैं. उनको लगा था कि जो हम लोग सिंध की असेंबली में 1936 में जो रेजोल्यूशन लिया, एक तो बन गया, हम तो बन ही नहीं पाए मनुस्मृति वाला देश. तो संविधान आ गया यहाँ पे बाबा साहब का. तो बाबा साहब का संविधान आज भी स्पिरिट है. मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, जो है प्रधानमंत्री है हमारे, कि बाबा साहब आगे खुद नहीं बदल सकते संविधान. तो जो है मतलब वो लड़ाइयां और चीजें और संघ तो बीच में चलती है. आज भी रसूल का जो है मदीना कॉन्स्टिट्यूशन और असली स्पिरिट लागू नहीं हो पाई है. लोग अलग अलग तरीके से उसको गलतियां कर रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे लोग सोच रहे हैं फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा. फिलिस्तीन और ज्यादा पूरी दुनिया में जिंदा हुआ है और मजबूत हुआ है, हमारे दिलों में है. उसको कैसे खत्म कर देंगे? तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब हम ठीक है 2 नेशन मानते हैं कि इजराइल की का शैतानी ताकतें रहती हैं. कई बार लगता है कंस और दुर्योधन है, इन्हीं का राज चल रहा है, ये चीज हार नहीं सकता, रावण हार नहीं सकता. हारता है भाई, हारता है. तो जो है वो हारेगा ही. और हम लोग तो माइक्रो माइनॉरिटी है. हमको तो जो है, हम तो दलित के लिए लड़ रहे हैं, तो प्रकाश कहता है कि जो है ये तो दलित वाला है, दलित वाला वो कहता है मुस्लिम्स के लिए लड़ रहे हैं. तो माइक्रो माइनॉरिटीज का भी प्रॉब्लम अभी इस कंट्रीज में हो रहा है. लेकिन वो सवाल है कि अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब कि चीजें बदल रही. क्योंकि 70 सालों में संविधान ने जो है दलितों में एक बड़ा तबका बना दिया है. दलित उनको जो है सत्ता में ले आए, तो अब वो अपना दुश्मन खोज रहे हैं, जैसे हिटलर खोज रहा था. थैंक यू सो मच लेमन जी. आपके जवाब का आपने बहुत ही डिटेल में इसको रिस्पॉन्स किया. वी आर ज्वाइंड बाय सुजाता सुरपल्ली. शी इज ट्राइंग टू सेट हर स्क्रीन. So thank you so much, Professor Sujata, for joining us on time.
So हमने दोनों speakers के विचार सुन लिए. So the floor is all yours to provide your thoughts on our theme today. Thank you. As always, the theme of the, is very apt from the survey. So today, asked about the legal provisions and minority rights, right? We have, that is the theme, right? So for the last 2 years, especially the place in Telangana where I come from, where I work, have a severe attacks on minorities, like especially on churches, So there is a recent attack, some festivals on some occasions. And of course, we all know that Jai Shri Ram attacks and all that stuff. So what is happening was when church is attacked, obviously the Dalits are in it. So most of the Dalits have their own churches in their own localities, and so when church is attacked, the issue comes as a minority, attacks on minorities. So whereas we take it as a Dalits are under attack, because whatever religion you can have, it is your choice. But when we approach the police station, or when we go to the legal action against it, against the whole incident and attacks and all, first we say that Atrocity Act we prefer on the Dalits, but they say that because you are a Christian, then you are no more a Dalit. So you are Christians do not have the Atrocity Act provision. Fine. When we have a Christians attacks on a Christians, the minority rights from a legal point of view has very limited understanding and access. So it becomes one group attacking on the others. It's not really on the minorities under attack or minorities' rights. So I have my, I'm a minority rights fellow in the Geneva very long back. So in India, we have not a clear definition of minorities and minority act, because we don't have linguistic minorities, we don't have other racial kind of a minority, and a religion in the constitution, it says that anybody can profess, practice and continue their religion. But now it is not only attack on the constitution, in the provisions of these religious minorities, that is the only category we have in India. So these religious minorities are also under attack, because one, they are saying that you cannot change your religion. Second, now recently, just 1 week back, we have something is happening that even if you are Buddhist, if you have converted a Buddhist, you need to have a permission. That means when Baba Saheb Ambedkar has converted with huge lakhs of people into the Buddhism, then there was no permission, and many people are practicing Buddhism, and those who are practicing Buddhism have these special provisions of scheduled castes, reservations and all that. So now, if you are not a Hindu, if you are practicing any other religion, then you are a minority. And if you are a minority and if you are attacked, then people do not really have a proper understanding what are the legal provisions I have to protect myself, my religion, and under what act. So when our own constitution in general giving freedom for every religion, then those article equality, suppose, so free, fair and practice of religion, these acts are not really giving the complete protection to the minorities. So the last 7 years or 5 years, we are documenting, how many people were attacked. Even if I comment or a question, somebody goes and file a case that our sentiments have hurt. I have a couple of cases against me. So thinking that I'm not a Hindu. So when I'm questioning the inhuman practices of any religion,
then my freedom of speech and opinion is also under attack. So what is happening, this majority and minority thing, people who are supposed to be a lawyer or policeman or a human rights activist or a civil society organizations do not have legal frameworks, proper legal frameworks, and we are failing to address these issues legally. But otherwise, under the human rights issues, you can have under the women's issue, like Manipur issue, if you take it, the women who have brutally paraded and all that stuff. Then I was the only one perhaps wrote an article on the, taking the Adivasi perspective, taking the women's perspective, taking also the minority perspective. Those times several churches were attacked in the Manipur. So nowhere in the media, nowhere in the public discourse, that attacks on church have not come out properly. If I wrote on my article saying that if one temple is being attacked, perhaps that would be the banner item for the media everywhere. And surprisingly, that sentence was deleted from my article, so which is published in the mainstream newspaper. So I'm saying that this majority and minority, the fear over the minority and speaking for minorities and being a minority is becoming a threat in this current regime and context. So suppose if I'm a woman, I'm a Dalit, and my Dalit identity, I can always have a atrocity act and I can protect. But whenever I have a harassment and I go to police station, I go to court, they see strategically, they see that my Dalit identity is sidelined and I'm only recognized as a woman. So a woman is coming and complaining. I'm just trying to give you an example that how the sensitive and delicate situation here in the minorities are put into the thing. So unless we have special legal defined frameworks which are open and public in discourse, people do not have the proper understanding of where can I go and where can I report and how this legal framework can really protect me and I can use. Because some Christian friends were attacked recently, saying that they are converting the Hindus into Christianity. What is that? We just inquired. One of the Christian beliefs says, you go and tell everybody about the good things about the Bible, good things about, sharing about the God. This is as a part of their religious practice. But this is projected as converting the people who the other side into the Christianity. That's becoming a problem. So your own religious beliefs, when you are practicing it, then the interpretation is becoming the other way around and used in a different way, so that you become a victim. You become part of the crime because you are asking others to change and to convert into your religion. But when conversion itself is my choice, my constitution gives me a legal right that I can get into any religion, I can practice any religion, I can profess any religion. But in practice, it is becoming a very difficult. And day by day, one major, I don't know about other Pakistan and other countries, the majority religion is ruling over the minority religions. So when this is dominating and this is becoming a practice, this is becoming set norm for it's okay to attack. It's okay because they have built some other religion over my temple, over my God, and I can dismantle it. Is okay. I can, if you don't chant certain things, I can attack. It's becoming a developing a fear psychosis, and also it is becoming a norm that majority is right. Though your constitutional provisions, your legal frameworks are giving enough provisions to protect human being when practicing a religion, but the
unfortunate thing, the rulers, the parties, the agencies which are around are practicing the majority religion. So the voice of minority is becoming very weak, low, and that we see. I was in US, I was in Europe, and they have very strong legal frameworks and laws to protect minority rights. So in India, unfortunately, we are not able to see, or perhaps we are not understanding, or we are not able to use them properly. And you see, I'm educated and a professor. I only and trained in different countries. I'm only struggling myself when I'm voicing out and I'm becoming, I'm becoming a victim of trolling and cases and all that stuff. We can understand that poorest of the poor people who are in the villages and who are really religious, orthodox, what could be, the situation and status, and the economy into it, the culture point of it, the religious politics on it is really, reframed and redefined the way the majority wants it. So I conclude saying that we have to really have a common platform of minorities who are not majorities, of religious minorities, that if something happens here, somebody can, give a hand and join hands. Now, I have contacted several media houses. Why this Churchan attack is not reported? Recently, during the Ramadan, we in Hyderabad, there's a big mic and the in front of a masjid when they're offering prayers, and there is a clash, major deliberate clashes between the two, and nobody has reported it. Nobody has even, went and saw it. Only a couple of us who are activists who got the messages on the phone. When I spoke to several media houses, they say, no, it is very sensitive and it is very delicate. You can't report it. So, having said that, because everything is expensive and people, if you are a minority or a Dalit, you are a Muslim, you are a Christian, people say that you only have a jail but no bail kind of a thing. So that I think we have to have some clear defined laws, and existing laws are there, but that is not, really made useful for us, or we are not using them properly. So we are in a difficult situation. I can stop it here. Thank you. Thanks so much, Professor Sujata, for giving us your insights, your academic insights on the theme today. And yeah, you've rightly pointed out about the issues related to minorities. The attacks on their religious places are not being reported in media because of some of the restrictions that the government have imposed. You've also talked about that there should be a common platform for minorities to speak for themselves, and you've talked about that there are issues that are ruling over minority religions. So majoritarianism and versus minorities. You've talked about freedom of religion and faith. You've given us the insight of how Christians are being converted to Hinduism, and if who is willing to convert into other religion, he or she has a complete constitutional right to express their freedom of religion. You've also talked about some of the case studies that you've just witnessed, and it's also kudos to you and a hats off to you for putting up an issue related to minorities in Manipur, that you wrote an article, but some of the lines were edited, unfortunately. But you did raise your voice on this. So speaking of, since Leninji is not here, I would like to extend my gratitude on behalf of Sarem to his remarks, who talked about that there are attacks on related institutions against minority communities. We also talked about how Dr. Ambedkar is being the proponent of constitutional and rule of law. He also gave us some good news regarding that 51 to 52 Muslims candidates were successfully
elected in UPSC elections, he talked about that we should fight against communism and capitalism instead of religion. And Dr. M. Vanshi Sahib also provided us insight, historical insight of Dr. Ambedkar's vision on his, advocacy related to rule of law. He also talked about majoritarianism versus minorities. So, so I would like to conclude this here by thanking all of our esteemed panelists and speakers who joined us from India, who took out their valuable time to speak on the theme today. So, on behalf of SARM, I would like to extend our thank you and gratitude to all of our speakers. Thank you so much, and that's it for today.